हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के बारे में। तो बच्चे, जैसे इससे पहले वाला जो सेशन मैंने आपके लिए लिया था, आपकी ही क्वेरीज के रूप में, आपके क्वेरीज के आंसर के रूप में सेशन लिया था, तो बच्चे फाइनल डिस्कशन के बाद में ये कंक्लूजन निकला है कि तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट है या फिर जो भी पुराने स्टूडेंट है जो कि पिछले वाले आरआरबी में रह गए, सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के लिए ये बिल्कुल सही समय रहेगा, क्योंकि अगर आपने इस समय अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी तो एक बहुत अच्छे टाइम पे जो है अपना पूरा सिलेबस आप खत्म करेंगे और उसके बाद में जो है पूरा समय जो है अपना रिवीजन को और प्रैक्टिस को दे पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक रही नोटिफिकेशन की बात, तो नोटिफिकेशन जो है आपका जून या जुलाई में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अगर जून में नहीं आता तो जुलाई में आपका 101% जुलाई में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में जो है एग्जाम की प्रोसेस एक तरीके से ऑफिशियली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जो है अपनी तैयारी को शुरू करना है। और बच्चे यूट्यूब पे जो है मेक इट इजी की तरफ से आपके लिए सीबीटी 1 की कंप्लीट गाइडेंस जो है आपको मिल रही है, ठीक है। किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके की चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और आपको जो है साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो देखना, आज का जो आपका सेशन है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑब्वियस सी बात है उस सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है जहाँ पर कि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका वेटेज आपका कम है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके भी आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जाता है, और दोनों को मिलाकर के जो है आपका सिर्फ 15 नंबर का वेटेज है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमने कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों को नहीं देना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है। तो इसके लिए बच्चे आपका मैं एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन आपको बता रही हूँ, क्योंकि पढ़ने में आप जितना ध्यान लगाते हैं उससे ज़्यादा जो है उस एग्ज़ाम को एनालिसिस करने में भी आपको लगाना चाहिए, ताकि आप सटीक तैयारी करें और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो देखना बच्चे, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस में सीबीटी 1 के लिए जो लाइन्स लिखी गई हैं आरआरबी के द्वारा, वो है कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब ये फ्रीडम स्ट्रगल है तो यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज तो आपका सबसे ज्यादा रहता ही है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी आता है, आपका मिडिवल हिस्ट्री भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों भी जो है आपके यहाँ पे मतलब सिलेबस में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से डिकोड करें। कल्चर का मतलब है संस्कृति, तो कल्चर में आपको कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे बच्चे ऐतिहासिक तौर पर हम पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, कि मुगलों के टाइम पीरियड पे जो है आपका ये चित्रकार था, ये जो है कलाकार था, ये जो है आपका राइटर था, इसने ये किताबें लिखी हैं, इस तरीके की चीजें, ठीक है। फिर जो आपकी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट जो आपकी बनी है, किस समय पे मंदिरें बनी है, कौन सी मंदिर कहाँ पे है, किस समय पे कोई फेमस स्मारक बना है, कहीं पे मस्जिद बनी है, ठीक है, तो वो चीजें आपकी कहाँ पे है, तो वो सारा का सारा आज वर्तमान में हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन वो जो है ऐतिहासिक दृष्टि से जो है आपका हिस्ट्री में कभी ना कभी किसी न किसी राजा ने बनाई है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका कल्चर जो है एज अ टॉपिक आपका यहाँ पे भी आता है और आपका मिसलेनियस का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो कल्चर हो गया आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। बेसिकली बहुत ज्यादा डिफाइन सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है, बस मोटा मोटा ये है कि भारत के इतिहास को आपको पढ़ना है। अब जब हम भारत का इतिहास कहते हैं तो इसमें तीन बड़े बड़े जो है आपके पार्ट हैं, एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक आपका मिडिवल है, एक आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो 2024 का ही पेपर हम लोग लेते हैं सीबीटी 1 का, ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आए हैं, और उसको जो है सेग्रीगेट करते हैं। तो सेग्रीगेट करने पे हमें क्या पता लगता है, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए आप महाजनपद और प्राचीन राजवंश, ठीक है, मतलब कि महाजनपद के टाइम पीरियड पे जो आपके राजवंश रहे, उस टाइम पीरियड पे जो है आपके जो राजा रहे, जो आपके वंश रहे, उनके बारे में क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपको पूछा है कि पाल शासक धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था, दोनों की युद्ध के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपका दक्षिण भारत के राज्य और राजनीति, 8वीं सदी ईस्वी में मान्यखेत किस राज्य की किस वंश की राजधानी थी। फिर आपका त्रिपक्षीय संघर्ष, वो आपका सेम बच्चे राष्ट्रकूट शासक के टाइम पीरियड पे है, ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। फिर आपका बौद्ध धर्म और वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या होते हैं। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का भी है और ये आपका हिस्ट्री का भी है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद वाला जो पीरियड है उसे आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी बच्चे जो दक्षिण भारत का इतिहास है ना, दक्षिण भारत को इतिहास को जो है आपको एंशिएंट और मिडिवल में आपको डिवाइड नहीं करना है, उसे जो है आपको एक साथ ही पढ़ लेना है कि पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे हुए जैसे कि आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, इसीलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया है। तो ये जो है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष आपको पूछा है, बौद्ध धर्म वास्तुकला का पूछा है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा जो है महाजनपद के बारे, महाजनपद से जो है आपका पाल शासक धर्मपाल, ठीक है, और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में जो आपकी लड़ाई हुई थी उसके बारे में आपको क्वेश्चन बना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चन को अब एनालिसिस करें और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि हमें किन चीजों पे फोकस करना है, तो बच्चे एक तो हमारे जो नास्तिक संप्रदाय हुए हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो है आपके राजा और राजवंश, अब ये राजा और राजवंश जो है महाजनपद टाइम के भी हो सकते हैं, उसके बाद के भी हो सकते हैं, गुप्त भी हो सकते हैं, मौर्य भी हो सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त भी आते हैं, मौर्य भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपका टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री का, यहाँ पे हमें मेनली जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है वंशों पे। ठीक है, राजवंशों पे फोकस करना है और उनके राजाओं पे फोकस करना है। ठीक है, ये और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे, एक तो आपका दक्षिण भारत हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे आपका मौर्य और गुप्त, ठीक है, मौर्य और गुप्त, क्योंकि ये दोनों हर जगह जो है आपको प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री में हमें जो है इतना कवर करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी चीजें जो है आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री में आप देखिए क्वेश्चन का टाइप, सबसे पहले आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन बना है, धार्मिक आंदोलन जो है यहाँ से क्वेश्चन बना है, मुगल काल जो है यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, और ये बच्चे आपका क्वेश्चन तो यहाँ से है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। अगर आप मुगल पीरियड को देखेंगे तो 101% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हैं, और किसी भी कैटेगरी का एएलपी का दे, या फिर आप यहाँ पे एएलपी तो बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके नहीं आता, लेकिन आप किसी पीएससी को भी दे रहे हैं, ठीक है, बाकी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुगल काल। ठीक है, मुगल पीरियड हो गया आपका, दिल्ली सल्तनत हो गया आपका, और इसी में आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बना है धार्मिक आंदोलन का। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन में जो है आपका संत संप्रदाय, सूफी संत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदुइज्म में आपके छोटे छोटे आपके आए, नैनार हो गए, अलवर हो गए ना, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन धार्मिक आंदोलन से आपका बना हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत, धार्मिक आंदोलन, मुगल काल, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, मुगल काल पे और दिल्ली सल्तनत पे, क्योंकि बाकी चीजें हम अगर कवर करने जाते हैं ना, तो कवर करते समय क्या होता है कि हम जितना इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है, जहां से आना ही आना क्वेश्चन है, वहां पे जो है चीजें आपकी छूट जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी जिनको आपको करना ही करना है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा कि मॉडर्न का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, तो मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉडर्न से अगर आप देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, सबसे पहला प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे जो है आपका कांग्रेस आ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, हालांकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कब हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था। फिर आपका जन आंदोलन है, जन आंदोलन में आपका नील विद्रोह पूछा हुआ है, मोपला विद्रोह पूछा हुआ है। सामाजिक सुधार आंदोलन है, महिला भारतीय संघ किसने शुरू किया था, भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको क्वेश्चन है। महात्मा गांधी युग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। खलीफा के धार्मिक खिलाफत आंदोलन पूछा हुआ है। असहयोग क्रांतिकारी आंदोलन में जो है आपका ये भगत सिंह एंड पार्टी, उनके बारे में आपको क्वेश्चन बना है। एचएसआर की किस शहर में इसकी स्थापना हुई थी। तो बेसिकली बच्चे आपका मॉडर्न में तो नहीं कह सकते कि हम किसी पोर्शन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है इसे जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, हम जो है ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस समय क्या क्या किया, और तीसरा जो है हम गांधी जी के दृष्टिकोण से पूरा का पूरा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो पढ़ते हैं। और जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे होते हैं तो इसी में बच्चे आपका एक बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा इसमें जो है आपको पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे हमारे यहाँ पे, है ना, क्रांतिकारी यानी कि जो भगत सिंह और
और उनकी पार्टीज के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं रहा, लेकिन जो भी जितना साल भी एक्टिव रहे वो जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको मैं कहूँ कि ये छोड़ दीजिए, है ना। सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछी जाती हैं। और इवन अभी तो बच्चे आपका क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री में पहले तो 1947 तक ही पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है 1947 की बाद की भी घटनाएं जो है आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पूछने के लिए लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है और हर टॉपिक से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम में आ चुका है ना। तो बहुत रिपीटेड जो है आपके यहाँ से रिपीटेडली जो है क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि 1947 के बाद का जो इतिहास है वो भी जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हालांकि अब ऐसा नहीं कि हम वो पढ़ना शुरू कर दें, पहले हम यही करते हैं कि इस मॉडर्न हिस्ट्री को ही पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें और इसमें से कोई भी टॉपिक अपना ना छोड़ें। ठीक है, तो अब बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको करने ही करने हैं और जिनका वेटेज भी सबसे ज्यादा रहता है, जो करना ही करना आपको है। ठीक है, आपको मिडिवल से 2 टॉपिक हो गए, मुगल और दिल्ली सल्तनत और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये जो है बच्चे आपको करना ही करना है। मॉडर्न से हो गया, ये दोनों आपके मिडिवल से हो गए, इनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आप लिख के ले लीजिए, इन तीनों टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हम अब चूंकि जीके आपका कैसा है, वेटेज ज़्यादा नहीं है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, इतना कम वेटेज भी नहीं है। ठीक है, और हमें पढ़ना भी है। अब फिर आप प्रश्न आता है कि क्या पढ़ें, ठीक है, क्या छोड़ें, क्योंकि बहुत सारा वॉस जो है इसमें आपका सिलेबस है, बड़े बड़े आपके अपने आप में जो है एक एक सब्जेक्ट इतना बड़ा है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके इन सारे सवालों के जवाब के रूप में सेशन आपको देखने को मिलेंगे। आज जो है हिस्ट्री के बारे में हमने बात की, पॉलिटी के बारे में बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी आपको क्या पढ़ना है, और विद प्रूफ जो है आपको बताऊंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप देखें जो 2024 में CBT 1 आपका हुआ है, वहां से जो है एनालिसिस करने के बाद में जो है आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपको इतना इतना पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जाती रहे और आप जो है अच्छे से केयर फ्री होकर के जो है पढ़ते रहे कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है, ये वाली चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पुराने हैं वो अपना रिविजन स्टार्ट कर चुके हैं, जो नए बच्चे हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है तो हमारे लाइव बैच जो है आपका चल रहा है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, जिसमें आपके तीनों ही सब्जेक्ट जो है लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आपका जीके चल रहा है, आपका रीजनिंग चल रहा है, आपका जो है साइंस चल रही है। ठीक है, तो आरआरबी जेईई की 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट अगर लगता है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले सेशन में कहा था कि जितने भी डाउट हैं वो जून के स्टार्ट में आपने जो है क्लियर कर लीजिए और उसके बाद में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते समय जो है जो गाइडेंस जरूरी आपके लिए होती है वो इस तरीके के सेशन से आपको मिलती रहेगी, ताकि आपको पता लगते रहे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों में हमको फिल्टर लगाना है, कहीं पे कहाँ पे नहीं लगाना है, ये चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, बाकी तैयारी आपको शुरू कर देनी है और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आज का सेशन है। आपको ये मालूम हो जाएगा कि मुझे अगर मैं लूसेंट से पढ़ रहा हूँ या अरिहंत से पढ़ रहा हूँ तो कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर को मैं थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ सकता हूँ कि जब मेरे पास में समय हो तब मैं जो है उसे पढ़ लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम बचाना है। अभी तो जो आपका टाइम है पूरा, ये जो आपका महीने अभी आएंगे आपके नोटिफिकेशन से पहले वाले, आपको कोशिश करनी है कि CBT 1 के जो सब्जेक्ट हैं उनको ही अपना जो है 70% टाइम दे। ठीक है, क्योंकि CBT 2 में जो है आपका फिर टेक्निकल पढ़ना होगा, तो टेक्निकल जो है आपका वो बेसिक से आप थोड़ा थोड़ा समय उसे दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे CBT 1 से पहले जो है 70-30 का रेशियो आपका होना चाहिए, क्योंकि CBT 1 अगर आपने क्लियर कर लिया तो बहुत सारी भीड़ से जो है आप आगे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना टेक्निकल को अभी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन बाद में जो है टेक्निकल पे ज़्यादा आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट के एनालिसिस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।